Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Muhammad Wasim from WK Physics. Intermediate Part 1 Physics Chapter 3 Motion and Force का हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज हम इस चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। इस लॉन्ग क्वेश्चन का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम के कंजर्वेशन का कानून। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से क्या मुराद है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से मुराद है कि बिफोर एंड आफ्टर कलियन जो सिस्टम है उसका मोमेंटम कांस्टेंट होना चाहिए। ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से मुराद है। इसकी हम स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। क्या मतलब हुआ कि हमारे पास जो आइसोलेटेड सिस्टम है उसका जो टोटल लीनियर मोमेंटम है बिफोर एंड आफ्टर कलियन वो कांस्टेंट होना चाहिए। इस स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकली साबित करेंगे, लेकिन साबित करने से पहले हमें आइसोलेटेड सिस्टम का सहारा लेना पड़ेगा। हम देखेंगे कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है हमारे पास। इसके लिए हम एक एग्जांपल आपके सामने रखते हैं। फर्ज करें हमारे घर में जो एक गैस सिलेंडर होता है, उस सिलेंडर के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। अगर हम उस सिलेंडर पर कोई फोर्स लगाते हैं, क्या उस फोर्स का असर उस सिलेंडर के अंदर जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उन पर होता है? हरगिज़ नहीं होगा, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल का सिस्टम उस सिलेंडर के सिस्टम से लग गया। मतलब ये हुआ कि बाहर से किसी फोर्स का असर जो है उन गैस मॉलिक्यूल्स पर नहीं हो सकता। इसलिए वो जो गैस मॉलिक्यूल का सिस्टम है वो आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। आइसोलेटेड सिस्टम इसलिए कहलाता है क्योंकि बाहर से किसी फोर्स का जो असर है वो उन गैस मॉलिक्यूल्स पर नहीं हो सकता। ये तो थी हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम की डिफाइन या आइसोलेटेड सिस्टम की एग्जांपल। आइसोलेटेड सिस्टम को हम डिफाइन कर लेते हैं। इट इज़ अ सिस्टम ऑन विच नो एक्सटर्नल एजेंसी एक्सर्ट एनी फोर्स। मतलब ये हुआ कि एक ऐसा सिस्टम जिस पर बाहर से किसी फोर्स का कोई असर ना हो सके, उस सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। इसकी एग्जांपल भी दी गई है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस इनक्लोज इन अ ग्लास वेसल एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर पर एक शीशे के बर्तन में या एक गिलास के बर्तन में जो मॉलिक्यूल इनक्लोज होते हैं, वो जो मॉलिक्यूल का सिस्टम है वो आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को प्रूफ करने के लिए हम आइसोलेटेड सिस्टम का सहारा लेंगे। हम फर्ज करते हैं कि हमारे पास टू आइसोलेटेड स्मूथ एंड हार्ड बॉल्स हैं। इस बॉल का जो मास है वो m1 है और ये v1 वेलोसिटी से मूव कर रही है, और दूसरी बॉल जो है हमारे पास उसका मास m2 है और वो v2 वेलोसिटी से मूव कर रही है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले हम देखेंगे कि स्मूथ बॉल से क्या मुराद होता है। स्मूथ का मतलब होता है हमवार, ऐसी बॉल जिसमें कोई कट ना हो, बिल्कुल हमवार हो, जिस तरह से स्टील बॉल या बिलियर्ड बॉल होती हैं, ये स्मूथ बॉल होती हैं। हार्ड बॉल से क्या मुराद है कि उन पर कोई बाहर की फोर्स का असर ना हो सके और जल्दी से टूट ना सके। सो ये हमारे पास जो दो बॉल्स हैं, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि इस बॉल का मास m1 है, v1 वेलोसिटी से मूव कर रही है। इस बॉल का मास m2 है, v2 वेलोसिटी से मूव कर रही है। ये जो मास m1 वाली बॉल है इसकी वेलोसिटी v1 v2 वेलोसिटी से बहुत ज़्यादा है। ये तब ही मास m1 वाली बॉल m2 से टकरा सकेगी, कोलाइड कर सकेगी, जब m1 की वेलोसिटी m2 की वेलोसिटी से ज़्यादा हो। सो ये जैसे ही ये हमारे पास सिस्टम है बिफोर कोलिजन, एट कोलिजन मतलब कि जैसे ही ये कोलिजन करती हैं, मास m1 m2 पर फोर्स F लगाता है और अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन मास m2 इक्वल बट अपोजिट फोर्स F डैश m1 पर लगाता है। सो आफ्टर कोलिजन मास m1 जो है वो v1 डैश वेलोसिटी से मूव कर रहा है और मास m2 जो है वो v2 डैश वेलोसिटी से मूव कर रहा है। सो हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास मोमेंटम में तब्दीली क्या आई है।
क्या हमारे पास इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम इक्वल हैं या नहीं है। इसको हम प्रूव करेंगे, इसको हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास बिफोर कोलिजन जो इनिशियल मोमेंटम है वो मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट m1 v1 है, एंड आफ्टर कोलिजन इस बॉल का जो मोमेंटम है वो हमारे पास m1 v1 डैश है, एंड बॉल जो हमारे पास m2 है इसका जो हमारे पास मोमेंटम है मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट m2 v2 है बिफोर कोलिजन, एंड आफ्टर कोलिजन इसका जो मोमेंटम है वो हमारे पास m2 v2 डैश है। इस मोमेंटम को डिस्कस करने से पहले हमारे पास ये कुछ इक्वेशन है, इन इक्वेशन में से कुछ इक्वेशन जो हैं इस टॉपिक में यूज होंगी। ये हमारे पास इक्वेशन मौजूद है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। ये हमारे पास इक्वेशन F इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम। ये टाइम जो है t ये इधर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी जानब जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा फोर्स से। इस तरह से हमारे पास F मल्टीप्लाई t इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये इक्वेशन जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में यूज होगी। अगर कोई और इक्वेशन यूज होगी तो हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। ये जो इक्वेशन 1 है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में यूज होगी। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F क्रॉस t इज इक्वल टू change in momentum, it means that final momentum minus initial momentum, final momentum mvf minus mvi। ये वाली इक्वेशन जो है ये हम यूज करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम को प्रूव करने के लिए। सबसे पहले हम फास्ट बॉल का चेंज इन मोमेंटम देख लेते हैं। फास्ट बॉल का चेंज इन मोमेंटम जो है हमारे पास वो f डैश मल्टीप्लाई t इज इक्वल टू m1 v1 डैश माइनस m1 v1। मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास जो फर्स्ट बॉल है इसका m1 v1 इनिशियल मोमेंटम है, m1 v1 डैश फाइनल मोमेंटम है। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज अ चेंज इन मोमेंटम, और हमारे पास ये जो f डैश क्रॉस t है ये हमारे पास फोर्स है। जब m2 ने m1 पर फोर्स लगाई वो फोर्स हमारे पास f डैश है। इस तरह से हमारे पास फर्स्ट बॉल का चेंज इन मोमेंटम ये है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। सिमिलरली सेकंड बॉल का जो चेंज इन मोमेंटम है वो हमारे पास F क्रॉस t इज इक्वल टू m2 v2 डैश माइनस m2 v2। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये जो प्रोडक्ट है फोर्स एंड टाइम का ये इक्वल है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम देंगे। इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर लेते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव f डैश क्रॉस t प्लस f क्रॉस t इज इक्वल टू m1 v1 माइनस m1 v1। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है जब हमने इसको ऐड किया तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होगी और राइट हैंड साइड से ऐड होगी। तो ऐड होने के बाद हमारे पास m1 v1 माइनस m1 v1 है, इसमें ये m1 v1 डैश माइनस m1 v1 है प्लस m2 v2 डैश माइनस m2 v2 है। ये हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड होने के बाद ये इक्वेशन हमारे पास आई है। इसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ हम क्या काम करेंगे। क्योंकि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें हमारे पास अगर हम लास्ट स्लाइड में देखें उसमें हमारे पास जो टाइम है वो दोनों में कॉमन है, हमने वो कॉमन निकाल लिया और बाकी हमारे पास f डैश प्लस f मल्टीप्लाई t इज इक्वल टू m1 v1 डैश माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 डैश माइनस m2 v2। इसको हमने इक्वेशन 3 का नाम दिया। यहाँ हम देखेंगे कि जब हमारे पास दोनों बॉल कोलिजन करती हैं तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन दोनों फोर्स जो होती हैं इक्वल होती हैं लेकिन अपोजिट होती हैं। हमारे पास फ्रॉम न्यूटन थर्ड लॉ एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। हमारे पास F इज इक्वल टू माइनस F डैश,
या एफ डैश इज इक्वल टू माइनस एफ, इट मीन्स दैट कि हमारे पास दोनों फोर्सेस जो हैं वो मैग्नीट्यूड में इक्वल बट एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। सो अपोजिट के लिए एक के लिए हम पॉजिटिव साइन यूज करेंगे, एक के लिए हम नेगेटिव साइन यूज करेंगे। सो जब हम ये एफ डैश ये अगर हम पॉजिटिव पुट करते हैं तो ये एफ जो इसको हम नेगेटिव पुट करेंगे। सो दोनों फोर्स जो है मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं कि ये भी अगर 5 न्यूटन की है तो ये भी 5 न्यूटन की है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। सो हमारे पास पॉजिटिव 5 न्यूटन माइनस पॉजिटिव 5 न्यूटन, इसका जो रिजल्ट आएगा वो 0 आएगा। जब 0 को हम मल्टीप्लाई करेंगे टी से तो ये सभी को क्या कर देगी 0। सो हमारे पास इक्वेशन 3 क्या आएगी फिर, m1 v1 डैश माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 डैश माइनस m2 v2 इज इक्वल टू 0। सो इक्वेशन 3 को हम इस तरह से लिख सकते हैं m1 v1 डैश माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 डैश माइनस m2 v2 इज इक्वल टू 0। सो इसमें हम क्या काम करेंगे कि माइनस वाली जो हमारे पास टर्म है उनको हम एक साइड पे, जबकि पॉजिटिव वाली टर्म जो है वो एक साइड पे कर लेंगे। सो इससे हमारे पास जो रिजल्ट डिड्यूस होता है वो होता है m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। इसका मतलब हुआ कि ये हमारे पास दोनों बॉल्स का इनिशियल मोमेंटम है और ये दोनों बॉल का फाइनल मोमेंटम है। इस इक्वेशन से साबित हुआ कि हमारे पास टोटल मोमेंटम जो है वो आपस में क्या है, इक्वल है। और यही हमारी स्टेटमेंट थी कि टोटल मोमेंटम of an isolator system remains constant. It means that before collision and after collision हमारे पास जो मोमेंटम होता है isolator system का वो कांस्टेंट रहता है। सो ये मैथमेटिकली इसका प्रूव है। इसकी एग्जांपल अगेन हम डिस्कस कर लेते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस बॉन्डेड इन अ ग्लास वेसल एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर्म एन आइसोलेटेड सिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ग्लास वेसल के अंदर जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, इसका मतलब है कि गैस मॉलिक्यूल का जो आइसोलेटेड सिस्टम है वो गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड कर रहे होते हैं, एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे होते हैं। वो जो एक दूसरे से कोलाइड कर रहे होते हैं या एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे होते हैं, उस फोर्स की वजह से उस सिस्टम के अंदर कोई चेंज नहीं आती, टोटल चेंज हमारे पास 0 रहती है। क्या वजह है कि जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पर फोर्स लगाएगा, इसका मतलब है कि उसका जब फोर्स लगाएगा तो उसका इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या होगा, इक्वल आएगा। सो जब हमारे पास एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल फोर्स लगाता है तो उसका बिफोर एंड आफ्टर कूलिंग मोमेंटम कांस्टेंट होगा। सो इस तरह से हमारे पास गैस मॉलिक्यूल का तमाम जो सिस्टम है उसमें एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल फोर्स लगा रहा होता है। सो उसकी वजह से हमारे पास इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम जो होता है वो कांस्टेंट ही रहता है। इसका मतलब है कि टोटल चेंज इन मोमेंटम इन दिस सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। यही वजह है कि हमारे पास गैस सिलेंडर के अंदर जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में कोलाइड तो करते हैं, लेकिन उस कोलाइजन की वजह से ना तो चेंज उस सिस्टम से बाहर आती है, ना ही सिलेंडर पर फोर्स लगाने की वजह से उस सिलेंडर के अंदर जो सिस्टम है उसमें चेंज आती है। सो अंदर वाला जो सिस्टम है उसका मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। यही वजह है कि गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं कांस्टेंट टेम्परेचर से उस गैस सिलेंडर के अंदर कांस्टेंट रहते हैं। कंक्लूजन क्या है? फाइनली फ्रॉम अबव इक्वेशन इट इज कंक्लूडेड दैट इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। ये इक्वेशन हमें यही बता रही है कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम आपस में इक्वल होते हैं। इसका मतलब है कि कोई चेंज नहीं आती। दस द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन रिमेन्स कांस्टेंट। और यही हमारे पास स्टेटमेंट थी कि हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम जो है उसका इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन कांस्टेंट रहता है। सो ये हमारा आज का टॉपिक था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप अच्छे से स्टडी करें। कहीं से हमारे टॉपिक में कोई बात समझ नहीं आई तो वो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन कर सकते हैं, हम आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।